हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल TSF साइंस क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का जो बायोलॉजी है उसमें चैप्टर 13 यानी कि हेरिडिटी। इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, आनुवंशिकता। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जो क्लास 10th बायोलॉजी का है चैप्टर 13 हेरिडिटी यानी कि आनुवंशिकता। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये हेरिडिटी होता क्या है। आनुवंशिकता की अगर बात करें तो ये होता क्या है। तो देखो, अगर बात करें हेरिडिटी की तो पेरेंट्स से उसके संतान में कुछ गुण जाते हैं। पेरेंट्स से उसके संतान में कुछ गुण जाते हैं, जैसे हाइट, हेयर का कलर, आई का कलर, ईयर का शेप, नोज का शेप, चिन का शेप, इनका ट्रांसमिशन होना ही इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं। अगर हम बात करें हेरिडिटी की तो पेरेंट्स से उसके संतान में कुछ गुण जाते हैं, कुछ ट्रेट्स जाते हैं और इन्हीं ट्रेट्स का ट्रांसमिशन होना ही क्या कहलाता है, हेरिडिटी कहलाता है। इन्हीं गुण का, इन्हीं ट्रेट्स का ट्रांसमिशन होना हेरिडिटी कहलाता है। मतलब कि पेरेंट्स से, माता पिता से उसके संतान में कुछ ट्रेट्स गुण जाते हैं, जैसे हाइट, हेयर का कलर, नोज का शेप, ईयर का शेप, चिन का शेप, तो इन सब का ट्रांसमिशन होना ही क्या कहलाता है, हेरिडिटी कहलाता है। ट्रांसमिशन होना ही क्या कहलाता है, हेरिडिटी कहलाता है, आनुवंशिकता कहलाता है। अगर हम बात करें आनुवंशिकता की तो पेरेंट्स से उसके संतान में कुछ गुण जाते हैं, जैसे हाइट, हेयर का कलर, नोज का शेप, ईयर का शेप, चिन का शेप, तो इनका ट्रांसमिशन होना ही इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं, आनुवंशिकता बोलते हैं। ठीक है, तो हेरिडिटी आप लोग को समझ में आया कि हेरिडिटी किसे कहते हैं। पेरेंट्स से उसके संतान में कुछ ट्रेट्स जाते हैं, गुण जाते हैं, हाइट, हेयर का कलर, शेप, नोज का शेप, ईयर का शेप, चिन का शेप, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वेरिएशन। अब ये वेरिएशन क्या होता है और एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन क्या होता है। अगर हम बात करें वेरिएशन की यानी कि विभिन्नता की और एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन की, तो ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वेरिएशन की। वेरिएशन होता क्या है, तो कौन सी चीज़ है जो आने वाली जनरेशन में नई जुड़ी है। कौन सी ऐसी चीज़ है जो आने वाली जनरेशन में क्या हो, नई जुड़ी हो, तो उस नई जुड़ने वाली चीज़ को ही हम क्या कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं, विभिन्नता कहते हैं। कौन सी ऐसी चीज़ है जो आने वाली जनरेशन में क्या हो, नई जुड़ी हो, और इस नई जुड़ी हुई चीज को ही हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि पेरेंट्स से जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं, पेरेंट्स से जो संतान उत्पन्न होते हैं, उनमें वो क्या होते हैं, एग्जैक्ट अपने पेरेंट्स के जैसे नहीं होते। वो क्या होते हैं, एग्जैक्ट अपने पेरेंट्स के जैसे नहीं होते। उसमें कुछ सिमिलरिटीज होती हैं, कुछ डिफरेंसेस होते हैं, कुछ बदलाव आते हैं, और इसी बदलाव को हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं, विभिन्नता कहते हैं। हेरिडिटी मैंने क्या बताया, पेरेंट्स से उसके संतान में कुछ गुण जाते हैं, जैसे हाइट, हेयर का कलर, आई का कलर, नोज का शेप, ईयर का शेप, चिन का शेप, इनका ट्रांसमिशन होना है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं। फिर देखा वेरिएशन क्या कहलाता है, तो हम लोग देखते हैं कि आने वाली जनरेशन में कौन सी ऐसी चीज़ है कि जो नई जुड़ी है, उस नई जुड़ने वाली चीज़ को ही हम क्या कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि पेरेंट्स से जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे वो एग्जैक्ट जो है पेरेंट्स के जैसे नहीं होते। उनमें क्या होती हैं, कुछ डिफरेंसेस होते हैं, कुछ असमानताएं होती हैं। इसी डिफरेंसेस को, इसी बदलाव को हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें है एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन क्या होता है। अगर हम बात करें एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन की तो ये क्या होता है
जब वेरिएशन क्या होता है, जुड़ता जाता है, जब वेरिएशन क्या होता है, जुड़ता जाता है, तो इनके जुड़ते जाने को हम क्या कहते हैं, एक्यूमुलेट हो जाना। जब वेरिएशन क्या होता है, जुड़ता जाता है, तो इनके जुड़ते जाने को ही हम क्या कहते हैं, एक्यूमुलेट होना। तो जब एक्यूमुलेट हो जाता है वेरिएशन, तो एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। मैंने क्या बोला, एक्यूमुलेशन और वेरिएशन क्या होता है, जब वेरिएशन क्या होता है, जुड़ता जाता है, वेरिएशन क्या होता है, जुड़ता जाता है, तो इनके जुड़ते जाने को ही हम क्या कहते हैं, एक्यूमुलेट होना। क्या कहते हैं, एक्यूमुलेट होना। तो जब एक्यूमुलेट हो जाता है वेरिएशन, तो एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। जब वेरिएशन क्या हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, जुड़ता जाता है, तो एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। जैसे अफ्रीका में क्या थे, पहले बकरी के आकार के जिराफ थे, ठीक है। अफ्रीका में पहले क्या थे, बकरी के आकार के जिराफ थे, लेकिन वहाँ का जो क्षेत्र था अफ्रीका का, वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ का जो क्षेत्र था जलवायु में बदल गया, तो नीचे की जो वनस्पतियाँ थी, घास थे, पौधे थे, वो क्या हो गए, सूखने लगे। ऊपर की जो वनस्पतियाँ थी वो क्या हो गई थी, बच गई थी, जिसके कारण जिराफ को क्या करना पड़ता था, अपनी गर्दन को स्ट्रेच करना पड़ता था। क्या करना पड़ता था, स्ट्रेच करना पड़ता था, जिसके कारण जिराफ की गर्दन क्या हो गई, लंबी हो गई। तो उसका जो नया जनरेशन आया, उसमें जो वेरिएशन है वो एक्यूमुलेट फॉर्म में मिलती है, ठीक है। यानी कि जिराफ की गर्दन कैसी मिलती है, लंबी मिलती है। तो यहाँ पे बेसिकली वेरिएशन का मतलब क्या होता है, वेरिएशन का मतलब होता है इवोल्यूशन। वेरिएशन का मतलब क्या होता है, इवोल्यूशन। तो जब वेरिएशन क्या होता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है वेरिएशन, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन, या एक्यूमुलेशन ऑफ इवोल्यूशन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इतना आप लोग को समझ में, हेरिडिटी क्या होता है, वेरिएशन क्या होते हैं, एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन क्या होते हैं। हेरिडिटी यानी कि पेरेंट्स से उसके संतान में कुछ ट्रेट्स आते हैं, इन्हीं ट्रेट्स का ट्रांसमिशन होना ही क्या कहलाता है, हेरिडिटी कहलाता है। और वेरिएशन यानी कि आने, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आने वाले जनरेशन में क्या हो, नई जुड़ी हो, उस नई जुड़ने वाली चीज़ को ही हम क्या कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं। एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन क्या होता है, तो एक्यूमुलेट यानी कि वेरिएशन जब क्या होता है, जुड़ता जाता है, जुड़ता जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं एक्यूमुलेट होना। क्या कहते हैं, एक्यूमुलेट होना। तो जब वेरिएशन क्या हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, जुड़ता जाता है, तो एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। जैसे अभी मैंने बताया कि अफ्रीका में बकरी के आकार के जिराफ होते थे, लेकिन वहाँ का जो क्षेत्र था जलवायु में परिवर्तित हो गया, कारण नीचे की वनस्पतियाँ सूख गई थी और ऊपर की वनस्पति बच गई थी। तो जिराफ जो है भोजन लेने के लिए, खाने के लिए अपने गर्दन को क्या करते थे, ऊंचे ऊंचे जो वनस्पतियाँ हैं, पौधे हैं, पेड़ की टहनियों को या पत्ती को खाने के लिए उनको क्या करना था, अपने गर्दन को स्ट्रेच करना पड़ता था, जिसके कारण जो नई जनरेशन आई, जो नया उसमें जिराफ का वेरिएशन देखने को मिला, वो एक्यूमुलेट फॉर्म में दिखने को मिला, ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएशन का बेसिकली मतलब क्या होता है, इवोल्यूशन। तो जब इवोल्यूशन या वेरिएशन क्या होता जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन या एक्यूमुलेशन ऑफ इवोल्यूशन। तो इतना आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ वेरिएशन की। वेरिएशन जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें वेरिएशन की, तो वेरिएशन जो होता है 2 टाइप्स का होता है। कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। एक होता है सोमैटिक वेरिएशन, सोमैटिक वेरिएशन, और दूसरा होता है जर्मिनल वेरिएशन। फर्स्ट होता है सोमैटिक वेरिएशन, दूसरा होता है जर्मिनल वेरिएशन। सोमैटिक वेरिएशन यानी कि कायिक विभिन्नता, सोमैटिक वेरिएशन यानी कि कायिक विभिन्नता, और जर्मिनल वेरिएशन यानी कि जननिक वेरिएशन, जननिक विभिन्नता, ठीक है। वेरिएशन जो होता है 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है सोमैटिक वेरिएशन यानी कि कायिक विभिन्नता, और दूसरा होता है जर्मिनल वेरिएशन यानी कि जननिक विभिन्नता, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे ये सोमैटिक वेरिएशन और जर्मिनल वेरिएशन होता क्या है। अगर हम बात करें सोमैटिक वेरिएशन और जर्मिनल वेरिएशन की, तो ये सोमैटिक और जर्मिनल वेरिएशन होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सोमैटिक वेरिएशन की। किसकी बात करेंगे,
सोमैटिक वेरिएशन की, यानी कि कायिक विभिन्नता की। अगर हम बात करें कायिक वेरिएशन की तो इसमें क्या होता है, तो ऐसा वेरिएशन जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होती। ऐसा वेरिएशन जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होती, तो इस तरह के वेरिएशन को हम क्या कहते हैं, सोमैटिक वेरिएशन कहते हैं, यानी कि कायिक विभिन्नता कहते हैं। फिर दूसरा क्या है, जर्मिनल वेरिएशन, यानी कि जननिक विभिन्नता। तो ऐसा वेरिएशन ठीक इसी का उल्टा होता है, ठीक है। एक ऐसा वेरिएशन जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या होती हैं, ट्रांसफर होती हैं। जैसे हाइट, अभी बताया मैंने, हाइट, हेयर का कलर, नोज का शेप, चिन का शेप, ईयर का शेप। तो इस तरह के वेरिएशन को हम लोग क्या कहते हैं, जर्मिनल वेरिएशन कहते हैं, यानी कि जननिक विभिन्नता कहते हैं। वेरिएशन 2 टाइप्स की होती हैं, सोमैटिक और जर्मिनल। सोमैटिक यानी कि कायिक विभिन्नता, जर्मिनल यानी कि जननिक विभिन्नता। सोमैटिक में क्या होता है, इसमें एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो वेरिएशन होती है वो ट्रांसफ़र नहीं होती, और जर्मिनल वेरिएशन में एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो वेरिएशन होती हैं, वेरिएशन क्या होती हैं, ट्रांसफ़र होती हैं। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में वेरिएशन ट्रांसफ़र नहीं होती, उसे हम लोग कहते हैं कायिक विभिन्नता। और इसमें क्या होती हैं, जननिक वेरिएशन में, विभिन्नता में, ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होती हैं, ठीक है। तो ये हमने देखा वेरिएशन के टाइप्स, जो कि आप समझ गए होंगे कि सोमैटिक वेरिएशन क्या होता है, जर्मिनल वेरिएशन क्या होता है। सोमैटिक जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं होती, और जर्मिनल जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होती हैं। अब हम बात करेंगे जो जर्मिनल वेरिएशन होता है, ये भी 2 टाइप्स के होते हैं। ये जो जर्मिनल वेरिएशन होता है ये भी क्या होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। अगर हम बात करें जर्मिनल वेरिएशन की तो ये भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन, और दूसरा होता है डिसकॉन्टिन्यूअस। अगर हम बात करें जर्मिनल वेरिएशन की तो ये भी क्या होते हैं, 2 टाइप्स की होती हैं। एक होती है कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन और दूसरा होती है डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएशन। दोनों नाम से ही क्लियर है। अगर हम बात करें कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन की, तो इसमें क्या होता है, ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या होती है, कंटिन्यूअस जाती हैं, यानी लगातार जाती हैं। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या होती हैं, लगातार वेरिएशन जाती हैं। ये कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन क्या होता है, जो लगातार जाए, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब कि लगातार, नाम से ही क्लियर है कि ऐसा वेरिएशन जो क्या हो, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या हो, लगातार जाए। जैसे मान लो यहाँ पे कोई एक ऑर्गेनिज्म है, इससे जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे इसमें भी क्या होंगे, वेरिएशन जनरेट होंगे। फिर इससे जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे इसमें भी क्या होंगे, फिर नेक्स्ट जनरेशन से जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा इसमें भी क्या होंगे, वेरिएशन जनरेट होंगे, वेरिएशन जाएगी। फिर इससे जो नई पीढ़ी आएगी, आगे जो नया जनरेशन आएगा उसमें भी क्या होंगे, वेरिएशन जाएंगे, वेरिएशन जनरेट होंगे। तो इस तरह से जो वेरिएशन होती है उसे हम लोग कहते हैं कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन, कि जो लगातार जाती हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या हो, लगातार वेरिएशन जाएंगी, उसे हम लोग कहते हैं कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन। और डिसकॉन्टिन्यूअस क्या होता है, जो लगातार नहीं जाती बल्कि गैप कर करके जाती हैं।
जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वेरिएशन क्या होती है, लगातार नहीं जाती, गैप कर करके जाती हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। जैसे यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है, इससे जो चाइल्ड प्रोड्यूस होगा, ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होंगे, इसमें क्या होगा, वेरिएशन जाएगा, ठीक है। फिर इससे जो इस पीढ़ी से जब नई पीढ़ी जो है उत्पन्न हो, पीढ़ी से क्या होगा, नया ऑफस्प्रिंग जो है प्रोड्यूस होगा, तो उसमें क्या होगी, वेरिएशन नहीं आएगी। लेकिन उससे जो फिर से क्या होगा, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा, उसमें क्या होगा, वेरिएशन देखने को मिलेगी। तो इस तरह से गैप कर करके जिसमें वेरिएशन आती है उसे हम लोग डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन कहते हैं। तो समझ में आया यहाँ पे कि वेरिएशन 2 टाइप्स की होती हैं, सोमैटिक वेरिएशन और दूसरा जर्मिनल वेरिएशन। सोमैटिक जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं होती, और जर्मिनल वेरिएशन जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में वेरिएशन क्या होती है, ट्रांसफ़र होती हैं। फिर ये जर्मिनल भी क्या होती हैं, 2 टाइप्स की होती हैं, एक कॉन्टिन्यूअस, एक डिसकंटिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या हो, लगातार जाएँ। डिसकंटिन्यूअस जो गैप कर करके जाती हैं, लगातार नहीं जाती हैं, बल्कि कैसे जाती हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में गैप कर करके जो है वेरिएशन जाती हैं, उसे हम लोग कहते हैं डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। तो इतना आप लोग को समझ में आया होगा। हेरिडिटी यानी कि पेरेंट्स से उसके संतान में कुछ गुण जाते हैं, कुछ ट्रेट्स जाते हैं, तो उसी ट्रेट्स का जाना, गुण का जाना ही क्या कहलाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं। वेरिएशन किसे कहते हैं, तो पेरेंट्स से जो संतान होते हैं, पेरेंट्स से जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे, एग्जैक्ट पेरेंट्स के जैसे न होकर उसमें कुछ क्या होती हैं, सिमिलरिटीज़ होती हैं, कुछ डिफरेंसेस होते हैं, कुछ बदलाव आते हैं। इसी बदलाव को हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं। और जब वेरिएशन क्या होता है, जुड़ता जाता है, एक्यूमुलेट होता जाता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन कहते हैं। फिर ये वेरिएशन 2 टाइप्स की होती हैं, एक सोमैटिक और एक जर्मिनल। फिर ये जर्मिनल भी क्या होती हैं, 2 टाइप्स की होती हैं, एक डिसकंटिन्यूअस, एक कॉन्टिन्यूअस। अब हम बात करेंगे फादर, आनुवंशिकता के जनक की। आनुवंशिकता के जनक की, तो आनुवंशिकता के फादर कौन है, मेंडल हैं। कौन है, मेंडल। आनुवंशिकता की अगर जनक की बात करें तो इनके फादर कौन है, मेंडल हैं। अगर हम बात करें मेंडल की, तो मेंडल का जन्म कब हुआ था, 22 जुलाई। अगर हम बात करें मेंडल की, तो मेंडल का जन्म हुआ था 22 जुलाई 1822 में। मेंडल का जन्म कब हुआ था, 22 जुलाई 1822 में हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो ऑस्ट्रिया के बुर्न शहर में। ऑस्ट्रिया के बुर्न शहर एक छोटे से गांव में हुआ था। बुर्न शहर के एक छोटे से गांव सिलसिया में हुआ था। कहाँ हुआ था, सिलसिया में, जो कहाँ था, ऑस्ट्रिया का एक बुर्न शहर था, उसी एक छोटे से गांव सिलसिया में हुआ था। कब हुआ था, 22 जुलाई 1822 में हुआ था। फिर ये जब अपनी माध्यमिक शिक्षा, जो मेंडल हैं, इनकी जब माध्यमिक शिक्षा क्या हो गई, इनकी जब माध्यमिक शिक्षा क्या हो गई, कंप्लीट हो गई, पूरा हो गया, तो इनको बुर्न शहर में पादरी नियुक्त हुए। बुर्न शहर में क्या नियुक्त हुए, पादरी नियुक्त हुए, यानी कि फादर की नियुक्ति हुई। और वहीं पे इन्होंने क्या किया, मेंडल ने क्या किया, जहाँ पे ये फादर नियुक्त हुए वहीं पे एक मटर के पौधे का छोटा सा गार्डन था, और वहीं पे इन्होंने क्या किया, मटर के पौधे पे अपना प्रयोग, मटर के पौधे पे मटर के पौधे पे अपने संकरण के प्रयोग किए। मैंने क्या बताया, मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो ऑस्ट्रिया के बुर्न शहर के एक छोटे से गांव सिलसिया में हुआ था। इनकी जब माध्यमिक शिक्षा कंप्लीट हुई तो बुर्न शहर में ही इनको क्या हुआ, पादरी नियुक्त हुए। क्या नियुक्त हुए, पादरी नियुक्त हुए। और वहीं पे इन्होंने क्या किया, मटर के पौधे पर अपने संकरण के प्रयोग किए। फिर 1857 में इन्होंने मटर के पौधों में 7
7 विपरीत लक्षणों की वसांगति का अध्ययन किया, यानी कि इनहेरिटेंस। मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 में हुआ था। ऑस्ट्रेलिया के बुर्न शहर के एक छोटे से गांव सेल्सिया में हुआ था। जब इनकी माध्यमिक शिक्षा कंप्लीट हुई तो बुर्न शहर में ये क्या हुए, पादरी नियुक्त हुए, फादर नियुक्त हुए। फिर वहीं पे एक मटर के पौधे का एक छोटा सा गार्डन था। फिर वहीं पे उन्होंने क्या किया, मटर के पौधे पे एक छोटा सा संकरण के प्रयोग किया। फिर 1857 में इन्होंने मटर के पौधे में 7 विपरीत लक्षणों के वसांगति का अध्ययन किया। इन्होंने 1857 में क्या किया, मटर के पौधों के में 7 विपरीत लक्षणों में की वसांगति का अध्ययन किया। मटर के पौधों में 7 विपरीत लक्षण, कितने विपरीत लक्षण, 7 विपरीत लक्षण के वसांगति का अध्ययन किया। इनहेरिटेंस का क्या क्या स्टडी किया। 8 वर्षों के कठिन परिश्रम के बाद 1865 में इन्होंने क्या किया, 1857 में मटर के पौधों में 7 विपरीत लक्षणों की वसांगति का क्या क्या अध्ययन किया, इनहेरिटेंस की क्या की स्टडी की। फिर 1865 में 8 वर्षों के कठिन परिश्रम के बाद यानी कि 1865 में इन्होंने अपने सिद्धांत और निष्कर्ष को नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की सभा में रखा। कहाँ रखा, 1865 में इन्होंने अपने सिद्धांत और निष्कर्ष को नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की सभा में रखा। फिर 1866 में इन्होंने एक्सपेरिमेंटल ऑफ प्लांट हाइब्रिडाइजेशन इनके सिद्धांत तथा निष्कर्ष को 1866 में एक्सपेरिमेंट ऑफ प्लांट हाइब्रिडाइजेशन के नाम से प्रकाशित किया गया। पादप संकरण के प्रयोग के नाम से क्या किया गया, प्रकाशित किया गया। ठीक है। मेंडल का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ था, 22 जुलाई 1822 में हुआ था। कब हुआ था, ऑस्ट्रेलिया के बुर्न शहर के एक छोटे से गांव सिल्सिया में हुआ था। फिर जब इनकी माध्यमिक शिक्षा क्या हो गई, शिक्षा कंप्लीट हो गई तो बुर्न शहर में इनको क्या हुई, पादरी नियुक्त हुए। ठीक है, बुर्न शहर में क्या नियुक्त हुए, पादरी नियुक्त हुए। फिर वहीं पे जहाँ पे ये फादर नियुक्त हुए वहीं पे क्या था, मटर के पौधे का एक छोटा सा गार्डन था और वहीं पे क्या किया इन्होंने, मटर के पौधे पे अपने संकरण के प्रयोग किए। फिर 1857 में मटर के पौधों में इन्होंने 7 विपरीत लक्षणों की इनहेरिटेंस की क्या की, स्टडी की। फिर 1865 में इन्होंने नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की सभा में अपने इस सिद्धांत और निष्कर्ष को रखा। फिर 1866 में इनके सिद्धांत और निष्कर्ष को एक्सपेरिमेंटल ऑफ प्लांट हाइब्रिडाइजेशन के नाम से प्रकाशित किया गया। ठीक है, किस नाम से प्रकाशित किया गया, एक्सपेरिमेंट ऑफ प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, यानी पादप संकरण के प्रयोग के नाम से प्रकाशित किया गया। फिर लेकिन इनके इस कार्य पे किसी ने विशेष ध्यान नहीं दिया और 1884 में इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु कब हुई, 1884 में। इनके इस कार्य पर किसी ने विशेष ध्यान नहीं दिया और 1884 में इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। फिर बाद में 1900 में हुगो डी ब्रिज और जर्मनी के वैज्ञानिक कार्ल कॉरेंस और ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक सेनमार्क, 1900 में हुगो डी ब्रिज और जर्मनी के वैज्ञानिक कार्ल कॉरेंस और ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक सेनमार्क ने अपने प्रयोग के द्वारा इनके नियमों की, सिद्धांत और निष्कर्षों की क्या की, पुष्टि की। ठीक है, हाईलैंड के 1900 में हाईलैंड के वैज्ञानिक हुगो डी ब्रिज, जर्मनी के वैज्ञानिक कार्ल कॉरेंस और ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक सेनमार्क ने क्या किया, अपने प्रयोग के आधार पर मेंडल के नियमों की क्या की, पुष्टि की। ठीक है, तो इतना हम लोग को जानना था। आनुवंशिक के जनक जो है मेंडल है। मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 में हुई थी।
कब हुआ था? ऑस्ट्रेलिया के बुन्देशहर के एक छोटे से गांव सिलसिया में हुआ था। इनकी जब माध्यमिक शिक्षा कंप्लीट हुई तो बुन्देशहर में ये पादरी नियुक्त हुए। फिर मटर के पौधे पे इन्होंने क्या किया? अपने संकरण के प्रयोग किए। फिर 1857 में मटर के पौधे में 7 विपरीत लक्षणों की वसांगति का इनहेरिटेंस की क्या की स्टडी की। फिर 1865 नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की सभा में इसको रखा। फिर 1866 में एक्सपेरिमेंट ऑफ प्लांट हाइब्रिडाइजेशन के नाम से ये प्रकाशित हुआ। फिर 1884 में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। फिर 1900 में हाईलैंड के वैज्ञानिक हुगो डिब्रीज, जर्मनी के वैज्ञानिक कॉल्स कॉरेंस और ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक सेरमाग ने फिर उन्होंने क्या किया? अपने प्रयोग के आधार पर मेंडल के नियम की पुष्टि की। ठीक है, तो इतना हम लोग को जानना था मेंडल के बारे में। फिर अब आप देखेंगे कि मेंडल ने कौन कौन से 7 विपरीत लक्षण जो हैं दिए थे। मेंडल ने मटर के पौधे में कौन कौन से 7 विपरीत लक्षण जो हैं दिए थे। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे मेंडल ने मटर के पौधे में कौन कौन से 7 विपरीत लक्षण दिए थे। तो सबसे पहले क्या थी? बीज की आकृति। बीज की आकृति जो होती है कैसी होती है? प्रभावी गोल, अप्रभावी झुर्रीदार, यानी कि राउंड और विंकल्ड। इन्होंने क्या बताया? बीज की आकृति एक क्या होती है? गोल होती है जो कि प्रभावी लक्षण होता है, और एक होता है झुर्रीदार जो कि अप्रभावी लक्षण होता है। प्रभावी लक्षण राउंड, गोल, अप्रभावी लक्षण झुर्रीदार यानी कि विंकल्ड। फिर बताया इन्होंने बीज का रंग पीला जो कि प्रभावी लक्षण है, हरा अप्रभावी लक्षण। पुष्प का रंग लाल, प्रभावी लक्षण क्या होगा? लाल। अप्रभावी लक्षण सफेद। बीज की आकृति में इन्होंने प्रभावी लक्षण क्या बताया? राउंड, गोल। अप्रभावी लक्षण झुर्रीदार यानी कि विंकल्ड। फिर बीज का रंग कैसा? प्रभावी जो होगा पीला होगा, और जो अप्रभावी लक्षण था वो कैसा था? हरा था। फिर उन्होंने बताया पुष्प का रंग। पुष्प का रंग कैसा था? प्रभावी लक्षण लाल और अप्रभावी लक्षण सफेद। फली की आकृति एक थी फूली हुई जो कि क्या था? प्रभावी लक्षण था, और एक थी पिचकी हुई। फिर फली का रंग कैसा था? प्रभावी लक्षण था हरा और अप्रभावी लक्षण पीला। पुष्प की स्थिति एक थी कक्षस्थ यानी कि ऑक्सिलरी, और दूसरी अप्रभावी लक्षण में क्या था? अग्रस्थ यानी कि टर्मिनल। फिर पौधे की लंबाई एक तो था लंबा यानी कि टॉल, दूसरा था बौना यानी कि डॉफ। जो बौना होता है वो अप्रभावी लक्षण होता है, और प्रभावी लक्षण क्या? टॉल होता है। ठीक है, मेंडल ने 7 विपरीत लक्षण कौन कौन से दिए थे मटर के पौधे में? बीज की आकृति जो कि प्रभावी लक्षण होगा गोल, झुर्रीदार जो है अप्रभावी लक्षण, बीज का रंग पीला जो कि प्रभावी लक्षण है, हरा जो कि अप्रभावी लक्षण है, पुष्प का रंग लाल जो कि प्रभावी लक्षण, सफेद अप्रभावी लक्षण। फली की आकृति फूली हुई इनफ्लेटेड प्रभावी लक्षण, पिचकी अप्रभावी लक्षण। फली का रंग हरा जो है प्रभावी लक्षण है, पीला अप्रभावी लक्षण है। पुष्प की स्थिति एक थी कक्षस्थ, दूसरी थी अग्रस्थ यानी कि टर्मिनल। पौधों की लंबाई एक थी टॉल, एक डॉफ। टॉल जो थी लंबा जो था वो प्रभावी लक्षण था, और बौना जो था अप्रभावी लक्षण था। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो डायग्राम है इसमें क्या है? बीज की आकृति क्या है? गोल है, एक झुर्रीदार है, दूसरा बीज का रंग है पीला है, हरा है, पुष्प का रंग लाल सफेद, फली की आकृति फूली हुई और पिचकी हुई, फिर फली का रंग हरा और पीला, पुष्प की आकृति कक्षस्थ और अग्रस्त, पौधे की लंबाई लंबा और बौना। जो कि लंबा कैसा होता है? प्रभावी लक्षण होता है, और बौना अप्रभावी लक्षण होता है। कक्षस्थ ऑक्सिलरी जो होता है प्रभावी लक्षण होता है, टर्मिनल अग्रस्त अप्रभावी लक्षण होता है। फली का रंग हरा प्रभावी लक्षण, पीला अप्रभावी लक्षण। फली की आकृति में इन्होंने एक दिया प्रभावी और एक दिया अप्रभावी लक्षण। प्रभावी फूला हुआ जो होता है इन्फ्लेटेड होता है वो क्या होता है? प्रभावी लक्षण होता है। पिचका हुआ जो था वो अप्रभावी लक्षण। पुष्प का रंग लाल और सफ़ेद, सफ़ेद जो था अप्रभावी लक्षण था और लाल जो था प्रभावी लक्षण था। तो इस तरह से मेंडल ने क्या दिए थे? 7 मटर के पौधे में विपरीत लक्षण जो है दिए थे। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेंडल के नियम और मेंडल ने कौन कौन से टर्म्स दिए थे उसको हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।